ये कंडीशन एसटीपी की है। हाँ, आरटीपी कंडीशन क्या है? रूम टेम्परेचर प्रेशर। रूम टेम्परेचर प्रेशर जो हम कंडीशन में खड़े हैं इस समय, जो हम लोग यहाँ बैठे हैं जगह, जो कंडीशन वो आरटीपी है। हाँ, हमारे पास कितना प्रेशर लग रहा है? प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर का, और टेम्परेचर है 25 डिग्री मान के चलो, क्योंकि वो इंडिया की जो रूम टेम्परेचर कंडीशन थी 25 डिग्री। ये कंडीशन हो गई आरटीपी। इस कंडीशन पर एक मोल कोई भी गैस हो, कोई भी वेपर हो, उसका वॉल्यूम होगा 24 लीटर। और कंडीशन एसटीपी एनटीपी है, तो एक मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। मतलब कंडीशन फिक्स, तो एक मोल का वॉल्यूम भी फिक्स। मन में आएगा, इसको रट ले क्या? एक मोल का वॉल्यूम फिक्स 22.4 लीटर, रट ले। जवाब है कि फिजिकल केमिस्ट्री रटने का ज्ञान ही नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में शुरू से लेकर लास्ट तक कहीं नहीं रटना, कुछ रटना ही नहीं उसमें। ये केवल समझने का ज्ञान है, बस बात को समझते जाओ, और जो बात समझ में आती जाए उसको पकाते जाओ, क्वेश्चन लगा लगा के पकाते जाओ। जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना पक्का होगा, बस यही इसके अंदर है। कोई रटना ही नहीं है। फिर क्योंकि जब रटना नहीं है तो फिर वैल्यू आई कहां से? तब ये वैल्यू आपने निकाला कैसे? जवाब आइडियल गैस इक्वेशन से, PV इक्वल टू nRT से। दिस द आइडियल गैस इक्वेशन, यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। हाँ बताओ, प्रेशर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर, तो यहां रख देंगे 1 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम निकालना है हमको एक मोल का, मोल कितना? 1, तो n की जगह 1 मोल रख दो। R की वैल्यू गैस कांस्टेंट, और ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, इसकी यूनिट है लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। क्योंकि एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में रखेंगे, ये लीटर, तो ये भी लीटर में आंसर आएगा। ठीक है, और केल्विन टेम्परेचर किसमें? केल्विन में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये भी किसमें होगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर में। 273 जोड़ देंगे इंटू 200। हाँ, जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी। और यदि हमने कंडीशन आरटीपी उठा के रख दी तो 24 लीटर आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? मतलब एनटीपी आरटीपी कंडीशन है तब तो ये वैल्यू होगी। यदि कंडीशन बदल देता, मतलब एनटीपी आरटीपी ना दे करके नई कंडीशन दे दे कि कोई गैस है 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बताइए एक मोल गैस का वॉल्यूम क्या होगा? एक मोल गैस का वॉल्यूम क्या होगा? न एक एनटीपी है न तो आरटीपी है, और हमसे एक मोल का वॉल्यूम पूछ रहा है, 10 मोल का वॉल्यूम पूछ रहा है। क्या करेंगे? इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे, और रख के हम जिसका चाहे वॉल्यूम निकाल सकते हैं। बोलो, बात समझ में आई? फिर कहोगे समझ में तो आ गया कि आपने कैसे निकाला, लेकिन निकाला कहां से? आइडियल गैस इक्वेशन से। वो कहां से आया? ये PV इक्वल टू nRT कहां से आया? हाँ, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, बस कितना कहने से 2 लाइन से हो जाएगा। ये बॉयस लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, एवोगाड्रो लॉ क्या है, फिर इन दोनों को मिलाकर ये आया कहां से? यूनिवर्सल गैस इक्वेशन। ये सारा टॉपिक गैस स्टेट का है। तो जब गैस स्टेट पढ़ोगे तब ये बताएंगे आया कहां से, ये यूनिवर्सल गैस इक्वेशन बना कैसे, इसका डेरिवेशन क्या है। ये टॉपिक गैस स्टेट का है। तो जब तक गैस स्टेट नहीं पढ़ते तब तक इसको याद कर लो, उसके बाद ये भी बता देंगे कहां से आया ये। बात समझ में आई? क्योंकि ज्यादा आगे बात करेंगे तो हम चलेंगे गैस स्टेट के अंदर, और मेरा टॉपिक चल रहा है मोल के अंदर, तो अभी ट्रैक बदलना नहीं चाहते ना हम, इसलिए इस इक्वेशन का यूज हम करेंगे, डेरिवेशन बताएंगे गैस स्टेट के अंदर। हाँ बोलो, बात समझ में आ गई? तो देखो, एक मोल की नंबर भी फिक्स है, एक मोल का चार्ज भी फिक्स है, और एक मोल कोई भी गैस हो, कोई भी वेपर हो, उसका वॉल्यूम भी फिक्स है। मतलब PV इक्वल टू nRT में n मोल था, उसमें गैस का कोई नेचर नहीं आ रहा है कि गैस की मोनोटॉमिक है कि डायटॉमिक है कि पॉलीटॉमिक है। मान लो एक मोल हीलियम होगा तब भी 22.4 लीटर, एक मोल
हाइड्रोजन होगा तब भी 22.4 लीटर, 1 मोल ओजोन होगा तब भी होगा 22.4 लीटर, और 1 मोल CO2 होगा तब भी होगा 22.4 लीटर। कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, कोई भी वेपर हो, 1 मोल का वॉल्यूम फिक्स है एट एनटीपी। कंडीशन सेम तो वॉल्यूम भी क्या है, सेम। बोलो बात समझ में आया? एनी गैस, एनी वेपर। अब मोल को हमने नंबर से दिखाया, वॉल्यूम से दिखाया, चार्ज से दिखाया, और अब दिखाना चाहेंगे वेट से, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ वेट। हाँ ये बताओ, 1 दर्जन कॉपी, 1 दर्जन पेंसिल, दोनों की संख्या बराबर 12-12। 1 दर्जन कॉपी, 12 कॉपी, रजिस्टर तुमने लिया 1 दर्जन, 12 रजिस्टर मिल गया। और इधर से 1 दर्जन पेंसिल मांगा तो 12 पेंसिल भी मिल गई, या तुमने 12 पेन ले लिया और तराजू पर रख दिया, बैलेंस पर दोनों को। एक पेन पर रख दिया तुमने 12 कॉपी, एक तरफ रख दिया 12 पेन, क्या दोनों का वजन बराबर होगा? संख्या तो दोनों की बराबर है, 12-12, संख्या दोनों की सेम है 12-12, लेकिन वेट सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि दोनों की बनावट अलग है, कॉपी की बनावट अलग, पेंसिल की बनावट अलग। बोलो, दोनों की बनावट अलग, दोनों का कंपोजिशन अलग, दोनों का वेट भी बोलो अलग होगा कि नहीं, कि बराबर रहेगा? वेट अलग रहेगा। सेम वही बात इसमें भी लागू होती है। 1 मोल तुम कुछ भी लो, संख्या तो एवोगाड्रो नंबर ही रहेगी, लेकिन वेट सेम नहीं रहेगा, वेट अलग रहेगा। तो क्या रहेगा वेट? वेट उसका क्या रहेगा? जवाब, जो उसका कंपोजिशन, जो उसका फॉर्मूला, वही उसका वेट। बताओ, हीलियम का फॉर्मूला एटम का फॉर्मूला है तो एटॉमिक वेट, ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मूला मॉलिक्यूल। बोलो, ब्लू विट्रियल कॉपर सल्फेट 5H2O, इसका फॉर्मूला क्या? ब्लू विट्रियल का कॉपर सल्फेट 5H2O, तो इसके 1 मोल का वेट, उसका फॉर्मूला वेट। जैसा फॉर्मूला वैसा वेट। बात समझ में आई? तो 1 मोल कोई सब्सटेंस हो, एनी सब्सटेंस, नंबर तो यही रहेगा, लेकिन वेट सेम नहीं रहेगा। वेट क्या होगा? जवाब, जो उसका फॉर्मूला होगा वही उसका वेट होगा। नोट करो, 1 मोल is the fixed number of particles. 1 mole is the fixed number of particles. 1 mole is the fixed number of particles, but not fixed weight. But not fixed weight. उसका वेट फिक्स नहीं है, तो फिर वेट क्या है? एक लाइन में जवाब देंगे, एक लाइन में 1 मोल एनी सब्सटेंस का वेट जो होगा उसका वेट, जो उसका फॉर्मूला वही उसका वेट, फॉर्मूला वेट। बोलो भाई, कॉपी का कंपोजिशन अलग है, कॉपी की बनावट अलग है, पेंसिल की बनावट अलग है, तो बनावट के हिसाब से ना वेट है, तो यहां पर भी फॉर्मूले के हिसाब से ना वेट आएगा। बोलो, संख्या दोनों बराबर है, 1 दर्जन कॉपी 12, 1 दर्जन पेंसिल वो भी 12, संख्या दोनों की बराबर, लेकिन वेट बराबर नहीं है, क्योंकि दोनों की बनावट अलग, कंपोजिशन अलग, तो वेट भी अलग। तो वही बात इसमें भी लागू होती है कि 1 मोल एनी सब्सटेंस का वेट होगा उसका फार्मूला वेट, उसका कंपोजिशन। आखिर फार्मूले से ना कंपोजिशन बनता है। नोट करो, ये इंपॉर्टेंट, नोट करके लिख देते हैं। हाँ, इसकी जगह छोड़ के लिखना, इसके नीचे जगह छोड़ के लिखना, क्योंकि हमने जगह बना के रखी है, कुछ हमको लिखना है यहाँ पर, इसके नीचे लिखना 1 mole of any substance having weight equal to its formula weight.
फार्मूला वेट इन ग्राम, in gram. 1 moles of any substance having weight equal to its formula weight in gram. एक लाइन में हमने सबका वेट बता दिया। केमिस्ट्री में जितने भी एलिमेंट हैं, मालिक्यूल हैं, आयंस हैं, कंपाउंड हैं, सबका वेट हमने एक मोल का एक लाइन में बता दिया। लेकिन फिर भी स्टूडेंट गलती करता है, तो इसलिए हम चाहेंगे सबको खोल खोल के बताएं। आप एक ही चीज को खोल खोल के बताएं तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लिख लिया, इसको लिखा कि नहीं? तो मेन लाइन तो बता दी है, लेकिन उसको हम थोड़ा खोल खोल के बताएं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, मालिक्यूल भी होते हैं, आयंस भी होते हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कई चीजें हैं ना, तो सबका हम अलग अलग वेट डिफाइन कर देते हैं। एक मोल का वेट क्या होगा यदि एलिमेंट है तो तब बताइए क्या होगा। अच्छा, यदि मालिक्यूल है तो क्या होगा? यदि मान लीजिए आयन है तो क्या होगा? यदि कोई कंपाउंड है तो क्या होगा? एलिमेंट है तो क्या होगा? मालिक्यूल है तो क्या होगा? आयन है तो क्या होगा? कंपाउंड तो क्या होगा? एलिमेंट है क्या? किसको बोलते हैं एलिमेंट्स? हाँ, क्लास 10th का क्वेश्चन है, 9th 10th का। व्हाट इज द एलिमेंट्स? खड़ के बोलो, सबको सुनाई दे। ठीक, आगे आगे। एक ही तरह से एटम से बना हो तो बताओ, ये ओजोन जो है ये एक ही तरह के एटम से बना है, इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। फिर मतलब बात अधूरी है, बात कुछ और है, तो क्या है? हाँ, जिसको मालूम है हाथ उठा सकता है, जिसको मालूम है हाथ उठा सकता है। बताया तुमने सही है, लेकिन अधूरा बताया, इसलिए फंस गए। पूरी बात सुना तो इसको फंसा ही नहीं सके। एलिमेंट किसको बोलते हैं? बैठ जाओ तो सुनो ध्यान से। एलिमेंट इज द प्योर नेचुरल सब्सटेंस। ये प्राकृतिक सब्सटेंस होगा। जो चीज प्राकृतिक की होती है वो स्टेबल होती है। पहली बात, जो चीज प्रकृति गॉड गिफ्टेड होती है वो स्टेबल होता है। जो आदमी बनाता है वो सब अनस्टेबल होगा। बताइए, मैनमेड एलिमेंट है, सब अनस्टेबल है, ठीक है। लेकिन एलिमेंट किसको बोलेंगे? द प्योर नेचुरल सब्सटेंस। प्राकृतिक सब्सटेंस होगा, वो पता स्टेबल होगा, और वो एक ही तरह के एटम से बना होगा, और वो किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो सके, उसके अस्तित्व को खत्म ना किया जा सके, वो है एलिमेंट्स। कहीं अलग से कोने में लिख लो, एलिमेंट इज द प्योर नेचुरल सब्सटेंस। एलिमेंट इज द प्योर नेचुरल सब्सटेंस which are stable, consist of one kind of atom, मतलब एक ही एटम का बना हो। consist of one kind of atom and cannot be destroyed by physical process, इसको किसी तरह से डिस्ट्रॉय ना कर सके हम, क्योंकि वो गॉड गिफ्टेड है ना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एलिमेंट को हम लोग कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, अस्तित्व को हम खत्म नहीं कर सकते। बात समझ में आया? अब देखो सामने, देखो क्या है सामने, देखो इधर देखो। ओजोन एलिमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अस्तित्व को हम खत्म कर सकते हैं। क्या? इसको गर्म कर दो, टूट जाएगा, टूट के O2 में आ जाएगा, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये एलिमेंट नहीं है, ठीक है, एक एटम से बल्कि बना है, लेकिन ये एलिमेंट नहीं, क्योंकि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हाँ, O2 इसको तुम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इसको तुम तोड़ोगे ना तो एटम के फॉर्म में आने के बाद फिर घूम के वापस आ जाएगा, क्योंकि फ्री एटम के फॉर्म में ऑक्सीजन कभी नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं, वो हमेशा कम फॉर्म में मिलता है। O2
3O के फॉर्म में मिलेगा ही नहीं, जहां तुम तोड़ भी दोगे मान लो फिर मिलके एक हो जाएगा, मतलब इसका अस्तित्व खत्म नहीं हो सकता। पता गॉड गिफ्टेड है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, स्टेबल है, एक तरह के एटम से बना है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। दिस इज द गैसियस एलिमेंट, ये गैसियस एलिमेंट है। और जितने भी एलिमेंट है, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये सब तो एलिमेंट है। मान लो हमने, ये मेरे सामने है एल्युमिनियम, अब इसको तुम पीटो कुछ भी करो, एल्युमिनियम रहेगा ये, जिन्हें के पीटने से ही कुछ कॉपर बन जाएगा, ये इसका अस्तित्व चेंज नहीं होगा। ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, स्टेबल है और नेचर में पाया भी जाता है। और इसके अस्तित्व एक ही तरह का, मान एल्युमिनियम का टुकड़ा उठाओगे तो उसमें एल्युमिनियम का एटम ही मिलेगा, क्योंकि और एटम तो आएगा नहीं, क्योंकि एल्युमिनियम है, एक ही एटम से बना है ये एल्युमिनियम, और उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये क्या होगा, मेटालिक एलिमेंट्स है। जितने मेटल्स हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, सब एलिमेंट्स हैं। सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ये सब मेटल है। कौन सा, मेटालिक एलिमेंट्स। बोलो बात समझ आई। लेकिन ओजोन मेटलिक, ये एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसको तोड़ दोगे, हीट कर दो, O2 में आ जाएगा ये। बोलो बात समझ में आई। हाँ, मान लो मेटालिक एलिमेंट है, मेटालिक एलिमेंट्स, मेटालिक एलिमेंट्स, मेटालिक एलिमेंट्स है, और हमको निकालना है एक मोल का वेट। एक मोल का वेट क्या होगा, अब बताइए, बताओ। अभी हमने क्या बोला, एक मोल कोई भी सब्सटेंस है उसका वेट, उसका फॉर्मूला वेट, यही ना बोला। ये बताओ, मेटलिक एलिमेंट कोई भी तुम नाम ले लो, मेटलिक एलिमेंट किसी का भी नाम ले लो तुम, सोडियम, तो फॉर्मूला क्या होगा, Na, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, एल्युमिनियम Al। मतलब जितने मेटलिक एलिमेंट हैं उनका फॉर्मूला एटम का फॉर्मूला है कि नहीं। तो इसके एक मोल का वेट, इसका एटॉमिक वेट इन ग्राम। हमने क्या बोला, एक मोल एनी सब्सटेंस हैविंग वेट इक्वल टू फॉर्मूला वेट इन ग्राम, उसका फॉर्मूला वेट ग्राम में। तो चूंकि मेटालिक एलिमेंट का फॉर्मूला एटम का ही ना तो फॉर्मूला है, अब चूंकि एटम का फॉर्मूला है तो इसके एक मोल का वेट इस एटम का एटॉमिक वेट है ना, ग्राम। तो यहां लिखेंगे एटॉमिक वेट इन ग्राम। जैसे हमने कहा एक मोल सोडियम, एक मोल सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक वेट लिखा है 23, तो हो जाएगा 23 ग्राम सोडियम। एक मोल कॉपर, तो इसका होता है एटॉमिक वेट 63.5 होता है, तो 63.55 ग्राम होगा, 63.5 ग्राम। हाँ, सिल्वर का 108 होता है, तो एक मोल सिल्वर का वेट 108 ग्राम। एक मोल एल्युमिनियम का 27 ग्राम, 27 का एटॉमिक वेट है, और एटॉमिक वेट पेपर में दिया रहता है, इसके लिए परेशान बिल्कुल मत होना। जहां ऐसे क्वेश्चंस आएंगे वहां एटॉमिक वेट पेपर में दिया रहता है। बात समझ में आया। एटॉमिक वेट को रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस पेपर में दिया रहेगा, उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। हाँ, हमने कहा एक मोल एल्युमिनियम तो 27 ग्राम हो जाएगा, एक मोल कार्बन बोल दिया तो 12 ग्राम हो जाएगा। तो मतलब 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम हैं। अच्छा, एल्युमिनियम का एक मोल 27 ग्राम है, तो 27 ग्राम में इतने एल्युमिनियम होंगे। सोडियम का 23 ग्राम है, तो एक मोल सोडियम में भी इतने ही सोडियम एटम होंगे। एवोगाड्रो नंबर। बोलो बात समझ में आई। तो एक मोल किसी भी मेटलिक एलिमेंट का वेट होगा उसका एटॉमिक वेट। क्यों? क्योंकि मेटलिक एलिमेंट का फॉर्मूला एटम का फॉर्मूला है, तो उसका वेट होगा एटॉमिक वेट इन ग्राम। बोलो क्लियर। अच्छा, मान लो मॉलिक्यूलर, कोई मॉलिक्यूल के रूप में है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। बताओ ये क्या मॉलिक्यूल है? ये दो एटम का मॉलिक्यूल है, क्योंकि बॉन्ड बन गया ना। जहां दो एटम के केमिकल बॉन्ड बन गया, मॉलिक्यूल हो गया ये, है ना। हमने कहा ओजोन, ओजोन का मतलब क्या हो गया? O3, ये भी मॉलिक्यूल हो गया। बोलो। हाँ, अब मतलब कहता है कि एक मोल किसी मॉलिक्यूल का वेट क्या होगा, तो जवाब उसका फॉर्मूला वेट। कोई भी चीज हो, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का वेट उसका फॉर्मूला वेट। तो चूंकि मॉलिक्यूल है तो उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूल का फॉर्मूला वेट मतलब मॉलिक्यूलर वेट। पता इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 2 ग्राम। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है ना, तो 2 का क्या हुआ? 2 ग्राम। बोलो 2 ग्राम। अच्छा, मान लो हमने कहा 1 मोल ऑक्सीजन मतलब
32 ग्राम। अच्छा 1 मोल ओजोन कर दिया 48 ग्राम, 16 3 48, 16 होता है ना वेट, 16 3 48 ग्राम। अच्छा 1 मोल नाइट्रोजन 28 ग्राम। बोलो, तो मतलब एक मोल कोई भी मालिक्यूल हो, एक मोल कोई भी मालिक्यूल हो, उसका वेट होगा उसका फार्मूला वेट यानी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। हमने कहा CO2, मतलब CO2 मॉलिक्यूल है ना, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, हाँ इसके 1 मोल का वेट उसका फार्मूला वेट, कार्बन का 12, 16 3 48, 48 कितना 44 ग्राम। 1 मोल CO2 का वेट उसका मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम। कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, उसके 1 मोल का वेट मतलब उसका फार्मूला वेट। फिर कहोगे इसका मतलब फार्मूला पता होना चाहिए ना, बिल्कुल। क्यों बॉन्डिंग पढ़ाया हमने, केमिकल बॉन्डिंग इसलिए तो पढ़ाया कि किसी मॉलिक्यूल का नाम ले ले तो फार्मूला तो बना सको, फार्मूले के आधार पे वेट आएगा और वही होगा 1 मोल का वेट। मेरी बात समझ में आई? हमने बोला अमोनिया, तो अमोनिया का फार्मूला पता होना चाहिए ना कि अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है। हाँ इसके 1 मोल का वेट मतलब फार्मूला वेट 14 3 17, 17 ग्राम हो गया। अमोनिया का 1 मोल मतलब 17 ग्राम, और 17 ग्राम में इतने अमोनिया होंगे, इतने अमोनिया पार्टिकल्स अमोनिया के होंगे। बोलो बात समझ में आया? मान लो कोई आयंस है, बात किसकी चल रही है? आयंस की। आयंस जैसे क्लोराइड आयन, नाइट्रेट आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, बताओ ये सब आयन है ना, अमोनियम आयन, ये सब क्या है? आयंस है, आयंस है। और कहता है इसके 1 मोल का वेट बताओ, तो जवाब 1 मोल का वेट इन आयनों का फार्मूला वेट, फार्मूला वेट। जैसे मान लो कहता है 1 मोल क्लोराइड आयन, बताओ क्लोराइड आयन का फार्मूला एटम का फार्मूला है ना, एटम का, और क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता 35.5 ग्राम, 35.5, तो 1 मोल क्लोराइड का वजन हो गया 35.5 ग्राम। अच्छा कहता है नाइट्रेट, तो नाइट्रेट का फार्मूला क्या है? NO3 माइनस, नाइट्रेट बोला, नाइट्राइट नहीं बोला, नाइट्राइट बोलता तो फार्मूला NO2 माइनस हो जाता। ये नाइट्राइट है, ये नाइट्रेट है, तो ध्यान से पढ़ो क्या बोल रहा है, नाइट्राइट बोल रहा है कि नाइट्रेट बोल रहा है कि नाइट्राइड बोल रहा है? नाइट्राइड। देखो एक होता है नाइट्राइट, एक होता है नाइट्रेट, और एक होता है नाइट्राइड। ध्यान से पढ़ना होगा, नाइट्राइड बोल रहा है कि नाइट्रेट बोल रहा है कि नाइट्राइड बोल रहा है? नाइट्राइड ये है NO2 माइनस, नाइट्रेट NO3 माइनस, और नाइट्राइड N माइनस 3, N माइनस नाइट्राइड। बोलो बात समझ में आई? कहता है 1 मोल नाइट्राइड का वेट बताइए, तो नाइट्रेट का फॉर्मूला NO2 माइनस है, तो कितना कितना ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना? 16, 16 दूनी 32 और 14 जोड़ा कितना हुआ? 16 दूनी 32, 32 और 14 कितना हुआ? 46 ग्राम हो गया। 1 मोल नाइट्राइड का वजन उसका फार्मूला वेट 46 ग्राम। अच्छा नाइट्रेट बोलता है तो नाइट्रोजन का 14, 16 3 48, 48 और 14 जोड़ो 62 ग्राम हो गया। 1 मोल नाइट्रेट का वजन 62 ग्राम। अच्छा कहता है नाइट्राइड का बताओ, तो नाइट्राइड बताओ एटम का ना फार्मूला है, मतलब एटॉमिक वेट 14 ग्राम, 14 ग्राम। 1 मोल नाइट्राइड का वजन 14 ग्राम।